नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष वीडियो री एग्जाम के उद्देश्य से, जो कि हमारी डेट निर्धारित हो चुकी है, 26-27 जून को हमारा वीडियो का एग्जाम होना है। तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कितना जरूरी होता है। यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमें परीक्षा के पैटर्न का पता चलता है। 2018 का पेपर है, एग्जाम है, कुछ पैटर्न हमारे दिमाग से उतर गया है, प्लस 4 पेपर हुए थे तो हमने एक ही पेपर दिया था, 3 पेपर नहीं दिए थे। तो जो भी है, इन सब चीज़ों का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, पेपर की एनालिसिस होनी चाहिए, ताकि हम एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें और इस बार अपनी एक सीट फिक्स कर सकें। चलिए ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह रीजनिंग का प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न तालिका में किसी कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में निर्मित एलसीडी की बिक्री की दर है। पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या दी गई है हजार में। फिर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस साल में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई है। ठीक है, 13, 14, 17, 16, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, 13, 14, 16 और 17, यही हमसे पूछ रहा है कि इसमें से किसमें सबसे ज्यादा बेची गई है। तो आप ऑप्शन से देखिए, जोड़ लीजिएगा, इसमें 2000 सन को जोड़ लीजिएगा, इधर से जो भी आएगा। ठीक, ये जोड़ा गया है। इसी तरीके से 13, 14, 16, 17 में हमसे पूछा है, तो आप देखेंगे कि 2017 में 262 आ रहा है। ठीक है, 262,000 में आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा यहाँ पे। ठीक, एलसीडी की सबसे ज्यादा कब बेची गई? 2017 में। नेक्स्ट, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही है? 60 इंच, 50 इंच, 40 इंच और 55 इंच। आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, 60, 40, 50, 55, यानी कि 40, 50, 60, 40, 50, 55, 60। तो आप देखिएगा, 40, 50, 55 और 60 ये है। तो आप इसमें से देखिए कि 40 इंच की सबसे ज्यादा संख्या बेची गई है। हमने जोड़ लिया 12, 13, 14, 15, 16, 17 के सभी जोड़ लिए, कितनी एलसीडी किस वर्ष में बेची गई। ठीक है, तो ये 277 आ रहा है आपका। ठीक, यानी कि 40 इंच की सबसे ज्यादा बेची गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस साल में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम था? हमसे यह पूछ रहा है 16, 15, 17 और 2014, इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, 2016 में कितना बेचा है? 241। 2016 में 241, 2017 में आपका 262 और 2015 में 238 और 2000 क्या कहते हैं 14 में 224। ठीक है, 224। तो देखिएगा, 2016 का, 2016 में कितना है? तो 55 इंच का देखिए, तो 55 इंच 2016 में 49 है। ठीक है, 55 इंच 2016 में 49 है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, 49 एलसीडी बेची गई, कितने में से? 241 में। 241 गुणे 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.33%। ठीक है, इसी तरीके से 2015 की देख लेते हैं। तो 2015 में कितनी एलसीडी बेची गई है 55 इंच की? तो ये रहा 51। ठीक है, 51 बेची गई है। तो ये कर लीजिए आप, 51 बटे कितनी है? 238 गुणे 100। ठीक, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 21.42%। ठीक है, अब 2017 की देख लेते हैं। 2017 में 54 बेची गई है, 262 टोटल एलसीडी है। ठीक है, कितनी बेची गई है मित्रों? 54। टोटल कितनी है? 262 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20.61%। ठीक है, और 2014 की निकाल लेते हैं। तो 2014 में देखिए बेची गई है 46, कितने में? 224।
टोटल 224 थी, 55 इंच की 46 बेची गई हैं। ठीक है, 55 इंच की 46 बेची गई हैं। टोटल कितनी थी 2014 में? 224। ठीक है, गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20.53%। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? 2015 में आ रहा है। ठीक है, 21.42%, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही होगा। 2015 में सबसे ज्यादा एलसीडी बेची गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार में दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था? हमसे यही प्रश्न किया गया है। विजय इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है और विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था अपनी माँ से 30 साल छोटा है। तो बेशक अगर हम माँ की उम्र निकाल लेंगे, यहाँ से माँ की उम्र आ जाएगी। अगर 2000 में विजय जन्मा है तो इसका अर्थ हुआ कि माँ 30 साल पहले जन्मी थी, यानी कि आपका 1970 में माता का जन्म है। और कह रहा है कि विजय अपनी माँ से 24 साल छोटा है। इसका अर्थ हुआ, इसमें हम 24 जोड़ दिए तो 1994 में विजय का जन्म हुआ था। हमको यह मिल गया। अर्थात हमको इसका उत्तर निकालने के लिए हमको दोनों चाहिए, कथन 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, 18 पेनों की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की कीमत समान है? प्रत्येक पेन की लागत 1/4 50 रुपए है। तो अगर 1/4 50 है अर्थात एक पेन की कीमत 200 रुपए है। ठीक, ये बात तो हमें पहले से निकल के आ गई पहले कथन से। दूसरे कथन में कह रहा है कि 3 पेनों की कुल लागत यानी 3x बराबर, मान लिया पेन की लागत x रुपए है तो 3x बराबर 2 पेनों की कुल लागत से 200 अधिक है। ठीक है, ये मित्र बराबर है। चलिए पंचांतर कर लिए तो x बराबर 200, यहाँ से भी आ गया। अर्थात कि पहला कथन या दूसरा कथन, ठीक है, या तो कथन 1 या 2 पर्याप्त होगा। ठीक है, यानी पहले से भी आंसर आ सकता है और दूसरे से भी आंसर आ सकता है। ठीक, अगर एक पेन की कीमत पता चल गई तो 18 पेन की कीमत तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार उनमें दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न है कि कोड भाषा में अच्छा या अच्छे को कैसे कोडित किया जाता है। ठीक है, हमारा कथन दिया गया है HELIBE बी एंड सी से तात्पर्य है कि वह एक अच्छा गायक है। BENOFNE से तात्पर्य है कि वह अच्छे गीत गाएगी। ठीक, कथन 1 हो गया। कथन 2 क्या कह रहा है? HELIBE एंड सी से तात्पर्य है कि वह एक अच्छा गायक है और BENCF एनी से तात्पर्य है कि वह अच्छे गीत गाएगा। ठीक, तो कथन 1 में देखिएगा कि वह, ठीक, अच्छा अच्छे, अच्छा अच्छे। ठीक, ये हो गए, यही दोनों कॉमन है। तो इसमें से देखिए कौन कौन से कॉमन है? एक तो बी है, बी है, और क्या इसमें से कोई कॉमन है? नहीं है। ठीक, इसमें और कोई कॉमन नहीं है। अर्थात हमें पता चल गया कि जो अच्छे के लिए हमसे पूछ रहा है, अच्छे के लिए हमसे पूछ रहा है, तो अच्छे के लिए क्या होगा? अच्छे के लिए हमारा जो कोड होगा ऑप्शन ए में, वो हो जाएगा आपका बी। ठीक, अब दूसरे में देखिएगा, दूसरे में कह रहा है अच्छे के लिए, तो अच्छे के लिए हमें पहले से तो ठीक है पता चल गया, बी बी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी कॉमन है। तो सी सी आपका हो गया। अगर सी भी कॉमन है तो सी वह के लिए मान लें, बी आपका अच्छे के लिए मान लेते हैं। लेकिन हम कथन 1 से नहीं देखेंगे ना इसे, सी आपका अच्छे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दो कॉमन है, और बी आपका वह के लिए हो सकता है। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पे जो बी तथा सी उभयनिष्ठ है, वहां पे वह तथा अच्छा उभयनिष्ठ है। इससे हम यह बात को नहीं कह सकते कि बी के लिए वह होगा या अच्छा होगा, सी के लिए वह होगा या अच्छा होगा, क्योंकि दो यहाँ पे उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए कथन 1 पर्याप्त होगा, कथन 2 पर्याप्त नहीं होगा। अर्थात आपका कौन सा आंसर है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए आप देखिए, कथन 1 पर्याप्त है जबकि कथन 2 पर्याप्त नहीं है। ठीक, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट।
कह रहा है कि यदि x का प्रयोग जोड़ के लिए, जमा के लिए, ठीक है, जोड़ के लिए, भाग का प्रयोग घटाने के लिए, और प्लस का प्रयोग गुणा के लिए, और गुणा भाग जोड़ घटाना और माइनस का प्रयोग भाग के लिए होता है तो चलिए जिसका प्रयोग जिसके लिए है वहां पे रख देते हैं 20। गुणे का प्रयोग जोड़ के लिए और इसका प्रयोग माइनस का घटाना के लिए, भाग के लिए, ठीक है, और जोड़ का कह रहा है, प्लस का कह रहा है गुणा के लिए, और भाग का कह रहा है घटाने के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें बोर्डमास लगा देंगे, ठीक, बोर्डमास लगा देंगे। पहले इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना। तो चलिए भाग वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस 16 भागे 4 यानी 4 गुणे 2 माइनस 8। अब गुणे को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, ठीक है। अब 20 8 28, 28 में से 8 गए 20। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। पुरुष बकरियों से दोगुना है और बकरियां भेड़ों से दोगुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि भेड़ों की संख्या x है, ठीक है। भेड़ों की संख्या कितनी है, x है, तो बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। पुरुष बकरियों से दोगुना है, और सॉरी यहाँ पुरुष नहीं है, मुर्गियां होना चाहिए, यहाँ मुर्गियां होना चाहिए, ठीक है। नहीं, ठीक ठीक ठीक, सॉरी, चलिए ठीक। पुरुष बकरियों से दोगुना है, ठीक है। तो भेड़ों की संख्या मान लिया हमने x। फिर कह रहा है बकरियां जो है भेड़ों से दोगुना है, तो चलिए बकरियां लिख देते हैं। तो बकरियां कितनी हो जाएंगी हमारी मित्रों, 2x हो जाएंगी, ठीक है, भेड़ों से दुगनी है। और बकरियों से दोगुना आपका पुरुष है, तो पुरुष आपका बकरियों से दोगुना है यानी कि 4x हो जाएगा। दो 2x गुणे 2 4x हो जाएगा। और मुर्गियां कितनी है, मुर्गियां उतनी है जितनी भेड़े हैं, ठीक है, मुर्गियां उतनी ही हैं जितनी भेड़े हैं, तो ये हो गई x। चलिए अब हमसे क्या कह रहा है, पैरों की गणना दी गई है, तो समूह में कुल कितने 4 पैर वाले जानवर हैं वो तो हमें निकालेंगे बाद में, पहले देखते हैं। देखिए भेड़ के 4 पैर होते हैं तो ये 4x हो गया मित्रों, प्लस बकरियों के भी 4 पैर होते हैं, तो बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो ये हो गया आपका 2x इंटू 4, ठीक है, इनके 4 पैर हो गए, प्लस पुरुष के 2 पैर होते हैं तो 4x इंटू 2, प्लस मुर्गियों के भी 2 पैर होते हैं तो 2 इंटू एक्स बराबर 44 दिया गया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 4x प्लस 8x प्लस 8x प्लस 2x बराबर 44, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 8 4 12 8 20 2 22, 22x बराबर आ गया आपका मित्रों 44, तो x बराबर आ गया 2। अगर x बराबर 2 आ गया तो आप इसमें से गौर कीजिएगा कि भेड़ और बकरियां जो हैं यही मात्र ऐसे हैं, भेड़ और बकरियां यही मात्र ऐसे हैं जिनके कि 4 पैर होते हैं। तो भेड़ों की संख्या है x और बकरियों की संख्या है 2x, यानी कि कुल हो गई 3x। x की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ठीक है, यानी कि टोटल कितने आ गए 6। तो 4 पैर वाले कुल कितने जानवर हैं हमारे पास मित्रों, कुल 6 जानवर हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथन के अनुसार, नीचे दिए गए कथन के अनुसार दिए गए दोनों निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं, ठीक है। धारणाएं, पूर्व धारणाएं जो भी हैं ये कौन सी कथन में अंतर्निहित है, हमसे यही पूछ रहा है, यानी कि कथन को 100% फॉलो कर रहा है, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
कह रहा है कि केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं। ठीक, केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं। धारणाएं हैं कि मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, ऐसी हमने धारणा लगाई है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, ऐसी जो कथन और धारणा के प्रश्न होते हैं, इसमें कोशिश की जाती है कि जो कथन में दिया गया है उसी परिदृश्य को हम वास्तविक माने, उसे अपने जीवन से ना जोड़ें। ठीक है, अर्थात व्यवहारिक रूप से उसे नहीं जोड़ना है हमें, क्योंकि वास्तविक जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए उसे वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ना है। जो कथन में कहा है उसी पे विचार करना है। ठीक है, साथ ही साथ पूर्व धारणाओं में ऐसी चीजें सही नहीं हो सकती जो कि कथन के विपरीत हो। जैसा कथन कह रहा है उसके विपरीत अगर कोई बात कही गई है तो वह आपकी कभी भी सही नहीं होगी। और जो अतार्किक हो, तार्किक बातें ना हो जिसमें, यानी जो कथन से संबंधित ना हो, ऐसी चीजें आपकी अंतर्निहित नहीं होंगी। ठीक है, कथन में जो कुछ भी कहा जा रहा है हमेशा उसके पक्ष या समर्थन में ही रहना है हमको, उसके विरुद्ध में नहीं जाना है। ठीक है, और अतार्किक नहीं बनना है, ऐसा हमारी धारणा होती है, तब वह धारणा अंतर्निहित होगी। साथ ही साथ ऐसी धारणाओं को अंतर्निहित नहीं कहा जाएगा जो अतीत या भविष्य के बारे में बात करती हों। ध्यान रखिएगा, ऐसी धारणाएं जो कि अतीत या भविष्य के बारे में बात करती हैं, उन्हें हम धारणाओं में अंतर्निहित नहीं करते। ठीक है, जहां तक संभव हो वर्तमान परिदृश्य में बने रहने का ही प्रयास करना चाहिए, जैसा कि कथन के परिसर में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को फिर से देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। कह रहा है कि केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ तैर जाती हैं, तैर के साथ जाती हैं। अर्थात पहला कथन तो ऐसे ही धारणा गलत हो गई, ये आपके कथन के अनुरूप नहीं है, ये कथन के विपरीत बात करने लगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं, अर्थात यह हुआ यहाँ पे यह आपको लोकोक्ति के रूप में, मुहावरे के रूप में, कहावत के रूप में यह बात प्रस्तुत की गई है। ठीक है, कि जो जिंदा है, कहते हैं ना कि जो जिंदा है वो धाराओं के विपरीत चलते हैं, वो विरोध करते हैं। जो मर चुके हैं वही प्रवाह के साथ बह जाते हैं। अर्थात सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, यह धारणा इस कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। फिर कथन और धारणा है, क्या होगा से बेहतर है ओह। जैसे ये भी देखिए एक कहावत के रूप में है कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करो। कहते हैं कि बेकार से भला बेगार है, 1 रुपए भी ना मिले लेकिन कुछ तो करते रहो। अर्थात क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा से अच्छा है पछता लेंगे लेकिन करेंगे, ये हमारा कथन कह रहा है। धारणा देखिएगा कि समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल यही बातें कह रहा है यहाँ पे। यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, दोनों बात है एकदम एग्जैक्ट करेक्ट बात है, दोनों इसमें निहित हैं, दोनों इसमें निहित हैं। ठीक है, इसमें दोनों निहित हैं। ठीक, दोनों धारणाएं 1 और 2, ठीक, दोनों धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित हैं। ठीक है, इसमें दोनों धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। ठीक, यहाँ पे या तो है, ये नहीं होगा, दोनों धारणाएं 1 और 2, ये यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित हैं। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन डी इस पे सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिएगा ये कथन था, जो कथन था ये आपका एक तरीके से लोकोक्ति है,
मुहावरे की तरह था, लोकोक्ति था, मुहावरे की तरह था। ठीक है, जहां पे था क्या होगा से बेहतर है ओ। तो यहाँ पे आप इस कथन में दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं, क्योंकि हमने अभी पीछे आपको धारणा कैसे समझी जाती है, धारणाएं कैसे अंतर्निहित होती हैं, इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बात किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है? ठीक है, तो गौर से समझिएगा कि जेड से शुरू करना है, ए की तरफ जाना है, बाईं ओर से शुरू करना है, बाईं ओर से 12वें। ठीक है, बाईं ओर से 12वें, के दाईं ओर 8वां, के दाईं ओर 8वां। ठीक है, के दाईं ओर 8वां, तो के दाईं ओर 8वां मित्रों कौन सा हो जाएगा? यानी कि 12 8 20, यहां से 20वां कह रहा है। ठीक है, यहां से 20वां कह रहा है। टोटल हम जानते हैं कि होते कितने हैं, इधर 1 है, इधर है 26। ठीक, इधर है 26। हम जानते हैं कि इधर और कितने बचे मित्रों, दोनों तरीका देख लीजिए, इधर और कितने बचे, यानी 26वां। ठीक है, 26वां हमारा यहाँ पे कौन सा है, ए है, उल्टा है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि 20, ये 26वां यहाँ पे है, 20वां यहाँ है, यानी कि 25 24 23 22 21 और 20, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ कौन आ गया, जी आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे समझने के लिए। दूसरा क्या होता है कि आप दूसरा जो है जोड़ दीजिए, हमारी संख्या कितनी है, 26। 26 में एक जोड़िए, कितना आ जाता है मित्र, 27। ठीक है, 27 आ गया। तो यह जो आती है संख्या, यानी कि 20वां क्रम है। ठीक है, तो 20वें क्रम को घटा दीजिए, तो 7वां आ गया। सीधे से यानी ए से जेड की तरफ जब हम 7वां जो हमारा वर्ड होगा वर्णमाला का, वही हमारा आंसर होगा। तो आपके वर्णमाला में जो 7वां होता है वो जी होता है। ठीक, अर्थात जी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोनों तरीका आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है आपसे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर, ठीक है, 4 भागों में बांटा जाता है, पहली और अंतिम वर्ण को छोड़कर। ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले आप नोट कर लीजिए, इसको हम बता देते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपसे कह रहा है कि जेड को छोड़ दीजिए और ए को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए मित्र। अब बचे 24, 4 भाग में बांटना है, यानी 6 6। तो देखिएगा 2 2 4 2 6, यहाँ तक आ गया एक। फिर दूसरा वाले में 2 2 4 2 6, ये हो गया 2। फिर इसके बाद में ये हो गए 3 और ये हो गया मित्र आपका 4। ठीक है, 4 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है सर, बांट दिया। अब क्या कह रहा है कि इनको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है सर, कर दिया। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा? तो पहले पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 4 6 6 दूनी 12 6 18, अर्थात ये जो हमारा तीसरा वाला हिस्सा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हो गया हमारा तीसरा। तो देखिए तीसरे वाले में आएगा, तो तीसरे वाले में 6 6 12, तो इधर से हो गया मित्र। इसके बाद में हमें उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा चलना है, उल्टा करना है क्रम को। तो ये हो जाएगा 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। एक तो ये हो गया, 18वां हमको मिल गया। 18वां हमारा कौन सा है? एन है। ठीक है, 18वां हमारा 18वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर। एक मिनट मित्रों,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? सॉरी मित्रों, थोड़ा सा गलती हमने बोल दिया। कहने का अर्थ ये था हमारा कि ये देखिए, इसको हमने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब आपको उल्टा करके दिखा देते हैं इसमें तीसरे खंड को। ये हो जाएगा SRQPON। इस तरीके से उल्टा करना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका GFEDCB और यहाँ पे हो जाएगा MLKJIH। ठीक है, तो 18वां जो हमें काउंट करना है यहाँ से करना है, आपके 1 से काउंट करना है। तो गौर कीजिएगा, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 यानी हमारा यहाँ तक आएगा, n तक आएगा, n तक हमारा 18 आ जाएगा। लेकिन एक भी है यहाँ पे, तो एक आप यहाँ से कम करिए, यानी ऐसे आप काउंट कर लीजिए। एक से जब आप काउंट करेंगे तो m तक 13, 13 के बाद फिर 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, यानी कि जो O है, O यही आपका बाएं से 18वां होगा। ठीक है, बाएं से 18वां आपका O होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सदृश जोड़ी हमको जोड़ना है, फेटर लिबरेट, इसमें सैकल लूज दिया गया है। यही आपका सही है, क्योंकि फेटर मीन्स होता है बेड़ी, चैन से बांधा हुआ। कोई कैदी है, उसको जो बांधते हैं चैन से, बेड़ियों से, उसी को बोलते हैं फेटर। ठीक है, लिबरेट बोलते हैं, लिबरेट कहते हैं रिहा करना, किसी को रिहा करना, छोड़ना, उसको स्वतंत्र कर देना, उसको लिबरेट बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है आपका सैकल, सैकल मीन्स हथकड़ी होती है, और लूज मीन्स होता है बंधन मुक्त कर देना, छोड़ देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी को कोड भाषा में क्वाइन को इस रूप में लिखा जाता है और इसको रूप में लिखा जाता है तो कोकोनट को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे मित्र ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है आपको। क्वाइन में सीओ, सीओ को देखिए, सी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? 8 से 8 लिख दिया। ओ को किससे कर रहे हैं? 5 से 5 लिख दिया, 8 5 लिख दिया। एन को किससे कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए 4 से कर रहे हैं, 4 लिख दिया। यू को 9 से 9 लिख दिया, और टी को आपके कर रहे हैं 3 से 3 लिख दिया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है, यही सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक दौड़ प्रतियोगिता में रेखा से माला रेखा से रेखा माला से 10 सेकंड पहले, रेखा माला से 10 सेकंड पहले आई। ठीक है, तो कह रही है कि जो रेखा है वो आपकी माला से 10 सेकंड पहले आई है। ठीक है, 10 सेकंड पहले आई है। ठीक, इनिका आयुषी से 12 सेकंड पहले आई है। जो इनिका है वो आपके आयुषी से 12 सेकंड पहले आई है। ठीक है, और वसंथा जो है वो गौरी से 18 सेकंड पहले आई है। जो वसंथा है वो आपके गौरी से 18 सेकंड पहले आई है। माला जो है वसंथा के 1 सेकंड बाद आई है। जो माला है ये आपके वसंथा से 1 सेकंड बाद आई है। ठीक है, माला जो है वसंथा से 1 सेकंड बाद आई है। ठीक, 1 सेकंड बाद आई है। ठीक है, अर्थात वसंथा पहले आई है। और इनका गौरी से 2 सेकंड बाद आई है। जो इनका है वो आपके गौरी से 2 सेकंड बाद आई है। ठीक है, तो आप देखिएगा, इनका जो है वो आपके गौरी से 2 सेकंड बाद आई है। ठीक है, 2 सेकंड बाद आई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका क्या बन रहा है, पहले रेखा आई है। ठीक है सर, हाँ आई है। रेखा के बाद कह रहा है कि फिर वसंथा आई है। हाँ सर आई है। क्यों आई है वसंथा? क्योंकि वो आपके माला से 1 सेकंड पहले आई है। ठीक है, फिर आपकी माला आती है। हाँ सर आती है। फिर आप देखिएगा कि माला जो है ठीक 1 सेकंड यानी 11, और वसंथा और गौरी के बीच में 18 सेकंड का अंतर है, अर्थात फिर गौरी आएगी। ठीक है सर, फिर गौरी आएगी मित्रों। फिर गौरी के बाद आपको बताया है कि 2 सेकंड बाद इनका आई है, और इनका के ठीक 12 सेकंड पहले यानी 12 सेकंड बाद आयुषी आई है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतियोगिता में तीसरे पे कौन आया है, तो तीसरे पे आपकी माला आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
दिए गए कथन को पढ़ें, दो निष्कर्ष दिए गए हैं और निर्णय लें कि कथन में कौन सा निष्कर्ष आपका अनुपालन करता है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। कुछ पत्थर रत्न हैं, कुछ पत्थर हो गए जो कि रत्न है। ठीक है, कुछ पत्थर जो हैं वो आपके रत्न हैं। ठीक, फिर कह रहा है कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न मोती हैं। ठीक है सर, और कुछ मोती मॉलस्क हैं, कुछ मोती मॉलस्क हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा निष्कर्ष निकलता है। कुछ पत्थर मोती हैं, कुछ पत्थर जो हैं वो मोती हैं। देखिएगा आप वेन डायग्राम से देखिए कि पत्थर और मोती के बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो सर नहीं होगा, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। कुछ रत्न मॉलस्क हैं, बिल्कुल देखिए कि इनके बीच में गैप है, नहीं है। कुछ मॉलस्क मोती हैं, बिल्कुल मॉलस्क और मोती के बीच में देखिए संबंध बना हुआ है, तो बिल्कुल है, ये दिख रहा है, बिल्कुल है, ये सही है। कुछ मॉलस्क रत्न है, बिल्कुल नहीं सर, इनके बीच में भी गैप है, इसलिए नहीं है। तो यानी पे यहाँ पे केवल आपका जो कथन निष्कर्ष तीसरा है, सिर्फ वही पालन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंधित है, हमसे यही पूछ रहा है। चलिए, हमने आपको बताया है कि जैसी पीढ़ी होगी उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए बी की बेटी है, ए जो है वो आपके बी की बेटी है। ठीक है सर, हमने उसको नीचे कर दिया, ए बी की बेटी है। ठीक है, बी सी की बेटी है। ठीक है सर, बी आपकी सी की बेटी हो गई। सी डी का भाई है, जो सी है वो आपके डी का भाई है। ठीक है सर, बगल में कर दिए, भाई बहन का रिश्ता सिंगल से दर्शा दिए। ठीक है, और कह रहा है जो डी है वो ई की माँ है, जो डी है वो आपके ई की माँ है। ठीक है, जो डी है वो आपके ई की माँ है। ठीक है, कह रहा है कि ई जो है ये मादा है। ठीक है, तो ये ए से कैसे संबंधित है, हमसे यही पूछ रहा है, ए से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा, ए का मतलब हुआ ये हो गया मेरे मैं, अगर सी को देखिए, सी भाई है, यानी कि भाई की बहन, मेरी बहन, मेरी बहन की बेटी। ठीक, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बहन लगेंगे, चचेरी बहन लगेंगे, कजन होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में उसकी बेटी, यानी बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या कहलाएगी, भतीजी कहलाएगी। ठीक है, फिर से समझिएगा कि यहाँ पे जो सी है वो भाई है, डी बहन है, तो भाई बहन, तो बहन की जो बेटी है, बहन की बेटी, भाई, बहन की बेटी और भाई की बेटी। ठीक है, बहन की बेटी और भाई की बेटी आपस में भाई बहन 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 होंगे। ठीक है, बिल्कुल बहन होंगे, क्योंकि एक मामा की बेटी होगी, एक बुआ की बेटी होगी, तो ये बहन बहन होंगे। फिर जो बहन की बेटी है, बहन की बेटी जो है वो भतीजी कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। निम्न जानकारी को पढ़ें और फिर इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो तात्पर्य है कि ए डी के दादा या नाना है, इसमें से कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमसे यही कह रहा है कि कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। ये 1 मिनट मित्रों, ठीक है, ये आपका बीटा का साइन है। ठीक है, ये बीटा का साइन है, बीटा का साइन है, बीटा का साइन है, सही है, सारे साइन सही हैं। ठीक है, प्रश्न सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को ले लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन को ले लिया, डी स्टार सी। यहाँ से देखिएगा, इसका अर्थ ये है कि जो डी है वो सी का भाई है, जो डी है वो आपके सी का
भाई है, ठीक है। सी प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है जो सी है वो बी की माँ है, सी जो है वो आपके बी की माँ है, ठीक है। फिर बी प्लस ए का अर्थ हुआ कि जो बी है वो आपके ए की माँ है, जो बी है वो आपके ए की माँ है, ठीक। तो हमसे क्या कह रहा है, डी ए के दादा या नाना है। तो देखिएगा, मान लीजिए ए हो गया मैं, ए हूं मैं, तो मैं हो गया, ठीक है। ए हो गया मैं, मेरी माँ, मेरी माँ की माँ यानी कि नानी, मेरी माँ, मेरी माँ की माँ मेरी नानी, और नानी के भाई, नानी के भाई नाना कहलाते हैं, ठीक है। नानी के भाई नाना कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। यदि दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा पर उल्टा घुमाया जाता है और इसकी दर्पण छवि छवि के बेस पर रखे गए हैं से ली जाती है, तो परिणामी संरचना कैसी होगी, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि ये जो है इसको आप 90 डिग्री घुमा दीजिए, ठीक है। इसको मित्रों जब आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो आप गौर से समझिएगा कि जब इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे, इधर मान लीजिए अभी आपका ये बेस है, ठीक है। जब इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये बेस आपका नीचे चला जाएगा, जो हम दिखा रहे हैं ये बेस आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये आपका नीचे चला जाएगा, तो आपका बगल में बेस कौन सा आएगा, बगल में अब ये वाला आएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप फिगर को पलट सकें और समझ सकें। अब समझिएगा कि जिधर हमने दर्पण लगा दिया, अब हमने इधर आपका दर्पण लगा दिया, ठीक है। तो अब दर्पण लगा दिया तो मित्रों गौर से समझिएगा कि जो ऊपर की तरफ है वही आपके फिगर में सेम नीचे की तरफ दिखेगा, जो ऊपर की तरफ है वही सेम आपके फिगर में नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो देखिएगा कि ऐसा कौन सा फिगर है जो कि बिल्कुल आपके ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। तो आप गौर से समझिएगा, आप गौर से समझिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से आप जब देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि जो ऑप्शन डी है, ठीक, ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है यहां से देखिएगा, ये वाला ये यहां आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। ये वाला जो है, ठीक, ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा हमने जो दर्पण ऊपर की तरफ बनाया है, यह दर्पण ऊपर की तरफ हमने बना दिया। अब आप इसका ठीक उल्टा देखिएगा जो दर्पण की तरफ हो और घुमा दीजिएगा उसे, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस फिगर को 90 डिग्री घुमाया हुआ है। 90 डिग्री घुमाते ही आपका जो बर्फी वाली साइन है ये ऊपर आ जाएगी, जो स्टार साइन है वो नीचे आ जाएगा। तो बर्फी साइन ऊपर, स्टार साइन नीचे, ठीक बिल्कुल इस तरीके का साइन जो ऐसे पे साइन बनेगा वह देखिएगा तो ऑप्शन डी में मात्रा आपको इस तरीके से मैच कर रहा है। बाकी आप इधर से भी मिला लीजिए, ये वाला साइन इस वाले साइन में देखिए बिल्कुल सही है सर। इस वाले साइन को बीच वाले साइन को मिला लीजिए, देखिए बीच वाला भी साइन मिल रहा है सर, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 400 छात्रा के एक संस्थान में 3 विषय ए, बी और सी में पास प्रतिशत निम्नानुसार है, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है, हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो बी और सी दोनों में पास किए हैं। तो देखिएगा मित्रों कि बी और सी दोनों में पास किए हुए छात्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ये वाले जो हो गए, इसमें भी है आपके बीसी, इसमें भी है बीसी, यानी कि 4% प्लस 5%, ठीक। 4% प्लस 5% बराबर कितना हो गया आपका 9%। 9% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए। तो देखिएगा कितने छात्रों में, 400 छात्रों में, तो 400 का 9%, ठीक है। 400 का 9% हमने निकाल लिया, यानी कि 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी और सी
दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, जो बी और सी दोनों में पास हुए हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कितने छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं की है? हमसे यही पूछ रहा है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो न्यूनतम एक भी परीक्षा पास नहीं किए हैं। तो देख लेते हैं कि टोटल कितने छात्रों ने परीक्षा पास की है। पहले ये देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 4 प्लस 22 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 21, टोटल ये आ गया आपका 75%। अर्थात 75% लोगों ने परीक्षा पास की है। तो 25% लोग ऐसे हैं जो कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। तो 400 टोटल छात्र थे, 400 का 25% हमने निकाल दिया, यानी कि आ गया 100। 100 छात्र ऐसे रहे जो कि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। कितने छात्रों ने ए या बी पास किया परंतु सी पास नहीं कर पाए हैं? ठीक है, ऐसे कितने छात्र हैं जो ए या बी तो पास किए परंतु सी को पास नहीं कर पाए हैं? ठीक है, यहां से देखिएगा कि कितने ए या बी पास किए छात्र लेकिन सी पास नहीं कर पाए हैं। तो देखिएगा, ए को पास करने वाले हैं 16%। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ से देख लीजिए, कलर चेंज कर। ए को 16, ठीक है सर। बी को आपके 22, ठीक। सी पास नहीं किए हैं, जी नहीं। तो सी जहां जहां भी सी इंक्लूड है, ये वाले में देखिएगा सी इंक्लूड है, तो यहाँ से सी में कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो इसको काउंट करेंगे। ठीक, इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 16 4 20 और 22, 20 2 22 2 42, 42% ऐसे छात्र हैं जो कि आपके ए या बी दोनों पास किए हैं। ठीक है, कितने? 42%। 42% ऐसे छात्र हैं जो ए या बी दोनों पास किए हैं। तो 400 का 42% निकाल लीजिए, 400 का 42% निकाल लीजिए, तो ये आ गया आपका 168। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, इसमें आप एक काम करिए, जिधर एरो बना हुआ है उधर आप अपना फेस करेंगे। ठीक है, और जिधर हाफ सर्किल है वहां आप खुद को रखेंगे। जिधर एरो बना हुआ है उधर आप अपना फेस करेंगे और जिधर हाफ सर्किल है वहां आप खुद को रखेंगे। तो जब आप यहाँ खुद को रखेंगे तो आपके राइट साइड में ये ब्लैक है। ठीक, जब आप यहाँ खुद को रखेंगे तो आपके लेफ्ट में ये ब्लैक है। ठीक, जब आप यहाँ पे खुद को रखेंगे और एरो की तरफ अपना फेस करेंगे तो आपके राइट में ब्लैक है। जब आप यहाँ पे खुद को रखेंगे, एरो की तरफ फेस करेंगे तो आपके राइट में ब्लैक है। जब आप यहाँ पर खुद को रखेंगे और एरो की तरफ अपना फेस करेंगे तो आपके राइट में ब्लैक है। तो देखिएगा, अंतर सिर्फ किसमें है? ऑप्शन बी में। यहाँ पे बस आपको अंतर दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला साइन दिख रहा है वो आपके लेफ्ट में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भी देखिएगा मित्रों, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करना है जो शेष से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं एक एरो। ठीक, यहाँ पे हम बना देते हैं एक एरो, प्रत्येक व्हाइट वाले हिस्से की तरफ हम बना देते हैं एक एरो, समझने के लिए। बना दिया मित्रों? ठीक है सर, बना दिया। एरो पर आप खुद को रखिएगा, जिधर एरो का मुख है उधर आप भी अपना मुंह कर लीजिए। जिधर एरो का मुंह है उधर आप भी अपना मुंह कर लीजिए। ठीक है सर, कर लिया। देखिएगा मित्रों, अगर आप एरो की तरफ अपना मुख करते हैं तो आपका राइट फ्री है, आपके राइट में खाली है, ओपन है। ठीक है, आपके राइट में ओपन है। जब आप इधर रखते हैं तो आपके लेफ्ट में ओपन है। ठीक है, यहाँ राइट में ओपन है, यहाँ लेफ्ट में ओपन है। जब आप इधर एरो की तरफ अपना मुख करते हैं तो आपके राइट में ओपन है। इधर भी आप जब एरो की तरफ अपना मुख करते हैं तो आपके राइट में ओपन है।
इधर भी जब आप एरो की तरफ अपना मुख करते हैं तो आपके राइट में ओपन है। तो यानी कि ऑप्शन बी में देखिए, तो यहाँ पे आपको यह फिर अलग दिख गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अलग चित्र दिख गया। चलिए नेक्स्ट, इनमें से विषम का चयन करें। ठीक है, इनमें से विषम कौन सी संख्या है, आप इसको देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए जो है ये आपका वॉवेल है। ठीक है, ये आपका वॉवेल है, ए ई आई ओ यू इसमें है, बाकी में कॉन्सोनेंट वॉवेल सब है, एक है। दूसरा है इसका कि यहाँ पे देखिएगा इसकी नंबरिंग आप कर दीजिए। तो नंबरिंग आप करेंगे जब नंबरिंग करेंगे मित्रों, तो आप देखिएगा नंबरिंग करने के बाद आप देखिएगा तो ये सब क्रम से लगे हुए हैं। ठीक है, एक बढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका किसी भी ऑर्डर में सही तरीके से नहीं है, ये आपका सही तरीके से ऑर्डर में नहीं है। ठीक, आपने नंबरिंग करके देख लिया, बाकी सब एक सही ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों तरीका था इसका सॉल्व करने का, देखने का। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज इतना ही। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे 25 प्रश्नों के विश्लेषण के साथ मिलेंगे। जो मित्र अभी हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि 26-27 जून की आप तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे और इस बार आप सफल हों, यही हम आपसे कामना करते हैं। यही ईश्वर से हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग इस बार अपनी मंजिल पाने में सफल हों। धन्यवाद।